आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का जैसे अगर आगे जाके अगर हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वहां पे आपको ASP.NET पढ़ना पड़ेगा। तो ASP.NET अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेस लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वहां पे आपको बेस लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पे भी एक बेस लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वहां पे भी एक बेस लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या किसी भी तरह का डेवलपमेंट में जा रहे हैं, गेम का डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो हर टेक्नोलॉजी के अंदर एक बेस लैंग्वेज होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। जावा टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो एडवांस आप कुछ भी पढ़ेंगे लेकिन आपको बेसिक, आपको कोर जावा पढ़ना पड़ेगा। आप PHP में जा रहे हैं तो आपको कोर PHP पढ़ना पड़ेगा। तो वैसी पाइथन वगैरह के टेक्नोलॉजी का अगर यूज करना चाहते हो, उसका एडवांस फीचर्स, तो आपको बेस में पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आप किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो एक बेसिक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट में 2-3 है, जैसे विजुअल बेसिक भी है, सी शार्प भी है, ठीक है, जे शार्प भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? सी शार्प। ये जो हैश साइन है उसको शार्प बोलते हैं, बहुत लोग सी हैश बोलता है, बट एक्चुअली उसका नाम क्या है? सी शार्प। और ये सी शार्प जो है वो C++ का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? C++ का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो शार्प इसका नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि 2 प्लस को जब अटैच करोगे तो हैश बन जाएगा। वो है कुछ नहीं, C++ का ही एक एक्सटेंशन है। दोनों प्लस को एक साथ हटा दिया, हैश बन गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सी शार्प एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बट उसमें काम करने के लिए एकदम जो बेसिक चीज होता है, जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हम लोग इसका पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सी शार्प है क्या? तो सी शार्प इज अ सिंपल modern general purpose object oriented programming language developed by Microsoft within its .NET initiative led by the Anders Hangelberg। सी शार्प जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज है, बहुत नॉर्मल टाइप का, जो भी जैसे जावा होता है, C++ होता है, वैसा ही लैंग्वेज है। मॉडर्न है, आज के डेट में जो भी मॉडर्न काम होता है वो इसके थ्रू किया जा सकता है। जनरल पर्पस कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इससे वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, चाहे विंडो एप्लीकेशन है, चाहे कंसोल एप्लीकेशन है। इसको हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग गेमिंग में भी, गेम डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी तरह का एप्लीकेशंस बनता है, जितने भी तरह का काम होता है, वो हर तरह की चीज में इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? इसको क्या नाम नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आज के डेट में जितना भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा चैप्टर हम लोग आगे देखेंगे। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसको बनाने वाला कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, जो कि .NET इनिशिएटिव, एक .NET फ्रेमवर्क लाया था लगभग 2002 में। .NET फ्रेमवर्क के बारे में अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। बहुत लोग क्या करता है कि सी शार्प जब पढ़ाना शुरू करता है तो शुरू में ही .NET के बारे में बताना शुरू करता है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरू में जब .NET के बारे में बताना शुरू करता है तो 1 से 2 क्लास में स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और उससे भी हम लोगों को कोई लेना देना है भी नहीं। वो होता है कि हम सी शार्प पढ़ लें, उसके बाद जब .NET फ्रेमवर्क समझाएंगे तो तुमको समझ आएगा फ्रेमवर्क क्या होता है, या .NEट फ्रेमवर्क में कौन कौन सा पार्ट होता है, उस पार्ट का क्या काम है। जब तक कोई लैंग्वेज का बेस नहीं होगा तब तक वो थ्योरेटिकली समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर लगता है कि अरे ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर ऊपर पढ़ रहा है। इसको बनाने वाला था कौन? एंडर्स हैजलबर्ग नाम का एक डेवलपर था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। वही इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। अकेले तो बनाने का बात नहीं है, बट वो इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, इसलिए उसी को इसका क्या माना जाता है? इसका डेवलपर माना जाता है। सी शार्प, जिसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? सी हैश बोलते हैं, लेकिन वो सी शार्प प्रोनाउंस करते हैं। इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग डिफरेंट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, क्लाउड एंड गेमिंग एप्लीकेशन। हर तरह का एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज होता है। C Sharp enable developer to build secure and robust .NET application। C Sharp के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? सिक्योर का मतलब होता है जिसको टैंपर करना मुश्किल होता है, जिसको हैक करना मुश्किल है। और रॉबस्ट मतलब रफ एंड टफ, जिसको बोलते हैं कि हर तरह का एप्लीकेशन, हर तरह के एनवायरनमेंट में आसानी से रन होने वाला एप्लीकेशन बना सकते हैं। Programmer who are familiar with C and C++, Java and JavaScript can easily understand and work with C Sharp।
अगर आपको सी आता है या सी शार्प आता है या जावा आता है या जावास्क्रिप्ट कुछ भी आता है तो इसको सीखना बहुत आसान हो जाता है। आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब पहले से आता है तो थोड़ा सा और आपको इजी पड़ जाता है, क्योंकि हम पहले बताया कि ये भी लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें लगभग वही सारा कुछ है जो सी सी प्लस प्लस जावा जावास्क्रिप्ट के अंदर है, थोड़ा सा अलग होता है सिंटैक्स वगैरह। तो अगर कोई पहले से आपके पास बेस है तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। बेस नहीं भी है तभी भी हम लोग जो शुरू करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे उसमें अगर कोई बेस नहीं भी है लैंग्वेज का तो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इजी टू अंडरस्टैंड क्यों है? एंड वर्क विद सी शार्प बिकॉज इट अडॉप्ट बेसिक ऑफ सी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोला क्या है, ये सी से कुछ चीज उठाया है और सी प्लस प्लस जावा से क्या उठा लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उठा लिया और सबको मिला के एक नया लैंग्वेज बना दिया। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग, और फिर धीरे धीरे उसका एडवांस करते चले जाएंगे। सी शार्प क्यों पढ़े, वाई सी शार्प, नीड ऑफ सी शार्प, इसका जरूरत क्या है? सी शार्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपोनेंट ओरिएंटेड। ये दो तरह का लैंग्वेज इसको माना जाता है। एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरा होता है कंपोनेंट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को अटैच करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कंपोनेंट ओरिएंटेड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज पहले से बना बनाया भी है, बस उसको उठाना होता है, क्या करना पड़ता है, उसको ऐड कर देना पड़ता है, तो आपका काम हो जाता है। C Sharp has built-in language feature that directly support to make it robust. This make it an easy language to use software component। ये बहुत easy language, इससे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट बनाया जा सकता है और फिर वो सारे कंपोनेंट को जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। C Sharp has grown over the year and by adding new feature to support new tasks and new way of designing software। C Sharp हम पहले बताया कब आया था, 2002 में जब .NET आया। उस समय से लेकर अभी तक इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ, समय समय पे इसमें नया नया फीचर जरूरत के हिसाब से ऐड किया गया, जिससे कि आप अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। सेवरल फीचर ऑफ सी शार्प मेक एप्लीकेशन रॉबस्ट एंड ड्यूरेबल। तो बहुत सारे ऐसा फीचर है जो इसको रॉबस्ट बनाता है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला सॉफ्टवेयर इसके थ्रू लोग बना सकते हैं। रॉबस्ट का मतलब होता है कि हर तरह के एनवायरनमेंट में रन कर सके, हर तरह का हार्डवेयर पर रन कर सके, उस तरह का सॉफ्टवेयर ये इसके थ्रू बनाया जाता है। तो सी शार्प एक बेस लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप .NET टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। क्या .NET में के थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, गेम डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको सी शार्प पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसका और फीचर क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स का मतलब समझो क्या होता है। कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कि तुम इंग्लिश लिख रहे हो तो उसका एक ग्रामर होता है इंग्लिश का, कौन सा चीज कहाँ लिखेंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। ईज को बीच में लिखेंगे तो क्या मीनिंग लिखेगा, तो वहां है निकलता है। ईज को स्टार्टिंग में लिख दे तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ना। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, सिंटेक्स होता है कि कौन सा चीज कहाँ लिखना है। तो इसका जो सिंटेक्स है, बिकॉज इट्स सिंटेक्स रिजेम्बलेंस टू अदर सी स्टाइल लैंग्वेज मतलब C++, जावा। तो अगर देखोगे तो इसका सिंटेक्स जो है पूरा C++, जावा जैसा है। तो अगर कोई आदमी पहले से C++, जावा जान रहा है तो उसको सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका सिंटेक्स आसान है, कोई अलग तरह का सिंटेक्स नहीं है कि आपको कुछ अलग नया चीज सीख रहे हैं। अगर पहले से थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग का है तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है इसका फायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C Sharp support object oriented programming paradigm including encapsulation, inheritance and polymorphism। C Sharp जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का 4 फीचर होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। वो फीचर्स तुमको यहाँ पे मिल जाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सर ये सब क्या है। तो हम पहले बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा हमारा एक चैप्टर है, हम लोग वहां पे सारा कुछ देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग फीचर्स देख रहे हैं कि फीचर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या है बाद में देखेंगे। तीसरा जो फायदा है वह कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर C++ के बारे में बात करें, जावा को अगर हटा दे, तो उसमें जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट होता है। क्या होता है, अब मशीन कोड जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ। अब हम सी का प्रोग्राम बना रहे हैं और इस पे उसको क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल का मतलब होता है जो सोर्स कोड होता है सी का कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करा ताकि मशीन रन करा पाए। तो वो सीधा क्या करेगा, ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, जिसको सिर्फ इंटेल प्रोसेसर समझ सकता है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। अब वो फाइल जनरेट हो गया, उसको तुम इस पे रन कराओ या किसी भी विंडो पे रन कराओ जिसपे तुम्हारा इंटेल प्रोसेसर है या कोई इंटेल जैसा ही कोई प्रोसेसर है, मान लो कि तुम्हारा राइजन है, उस पे काम कर जाएगा, तो विंडो प्लेटफॉर्म पे काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम उसी फाइल को उठा के हम एप्पल के लैपटॉप पे डाल दे रहे हैं जहां मैक ओएस है, तो वहां पे वो काम
नहीं करेगा। उसको उठा के ऐसे कंप्यूटर पे डाल दे जिसमें लिनक्स है, वहां पे वो काम नहीं करेगा। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सी प्लस प्लस में, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। जावा फर्स्ट टाइम ऐसा लैंग्वेज आया था जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, और उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कि भाई जब ट्रांसलेट हो रहा है तो डायरेक्टली वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा जो विंडोज समझेगा या लिनक्स समझेगा, वो एक ऐसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा जो ना विंडोज समझेगा, ना लिनक्स समझेगा, ना मैक ओएस समझेगा। वो एक बीच का लैंग्वेज होगा। क्या होगा? बीच का। अब फिर जब उसको रन कराया जाएगा, जब उसको रन कराया जाएगा तब डिसाइड किया जाएगा, देखेगा तुम्हारा उसमें एक और सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इसको बोलते हैं सीएलआर, कॉमन रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं, सीएलई बोलते हैं, सॉरी, कॉमन रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो कॉमन रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो तुम्हारा क्या करता है, वो देखता है कि मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तुम्हारा लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो तुमको कुछ बोलना है, तुम हिंदी में ही बोल सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सुनने वाला चाइनीज भी है, जापानीज भी है, ठीक है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। तो एक तो हो गया कि हम बोले और उसको कोई डायरेक्टली चाइनीज में ट्रांसलेट कर देता, फिर कौन समझेगा? सिर्फ चाइनीज समझेगा, बाकी लोग तो समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक ऐसा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जिसको बाद में किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इजी हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो, एक एग्जांपल समझो कि हिंदी से अगर हम डायरेक्टली चाइनीज में ट्रांसलेट करें, सिर्फ चाइनीज समझ रहा है, हिंदी से सीधे हम फ्रेंच में ट्रांसलेट करें तो सिर्फ कौन समझेगा? फ्रेंच समझेगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जिसका बाकी ट्रांसलेटर मिलना आसान है। जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेटर मिलना आसान है, तो हम लोग क्या किए, हम हिंदी में बोले, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर दिया गया तो वो ना हिंदी रहा और ना चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच रहा, अब इंग्लिश में हो गया। अब इंग्लिश का ट्रांसलेटर मिलना हमारे लिए क्या है? आसान है। अब अगर फ्रेंच को समझना होगा वो चीज को, तो वो अपना एक ट्रांसलेटर आएगा, इसको क्या पता होगा? उसको पता होगा इंग्लिश और फ्रेंच, तो इंग्लिश वाला पढ़ के फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा। क्योंकि फ्रेंच में भी, फ्रांस में भी क्या बहुत लोग होगा जो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता होगा लेकिन इंग्लिश जानता होगा। फिर अगर कोई जापानीज आया तो जापानीज में बहुत कम लोग होगा जो हिंदी जानता होगा, लेकिन बहुत लोग होगा जो इंग्लिश जानता होगा। तो वहां पे बोलेगा भाई देखो ना, इंग्लिश में कुछ है, तुम हमको ट्रांसलेट करके बता दो। तो यहाँ पे डबल ट्रांसलेशन चलेगा। क्या चलेगा? डबल ट्रांसलेशन। वहां सिंगल ट्रांसलेशन होता था। यहाँ पे पहले क्या होगा, तुम्हारा जो सीसा का कोड होगा पहले वो आईएल इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज को फिर ट्रांसलेट किया जाएगा किसमें? जो तुम्हारा नेटिव मशीन कोड होगा उसमें। तो इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पे तुम्हारा सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं, सीएलआर है ना, सीएलई नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता, सीएलआर होता, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो हर मशीन पे एक सीएलआर डालना होगा। क्या डालना होगा? सीएलआर। तो वो क्या करेगा, तुम्हारा सीसा पे जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसको पढ़ेगा। अगर विंडो है तो विंडो को विंडो भाषा में समझा दिया, लिनक्स है तो लिनक्स को लिनक्स की भाषा में समझा दिया। तो मोटा मोटी अगर आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको, मोटा मोटी ये करता क्या है कि ये आपका प्रोग्राम को, सीसा के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या गया कि आप एक बार लिखिए, ट्रांसलेट कर दीजिए और उसको किसी भी मशीन पे डाल दीजिए, और उस मशीन पे डॉटनेट का क्या डाल दीजिए? सीएलआर डाल दीजिए, तो वहां पे वो रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्लस इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि तुम कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो उसमें बहुत सारा वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट हम लोग बनाए थे, ठीक है, कुछ लोग पाइथन पढ़ा, पाइथन में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल कहाँ बनता है? रैम के अंदर, और वो तब तक मेमोरी में पड़ा रहता है जब तक कि आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता, नहीं खो जाता है। तो अगर मान लो तुम कोई वेरिएबल बनाए, वो मेमोरी में बना, अब जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म हो तब तक मेमोरी में पड़ा हुआ। सी प्लस प्लस में ही होता था, हटता कब था? जब प्रोग्राम खत्म होता था। अब सपोज 1000 लाइन का कोई कोड है, उसमें तुम सेकंड नंबर लाइन में कोई वेरिएबल बनाए, थर्ड नंबर लाइन में उसका यूज है, बाकी उसका नीचे कोई यूज नहीं, फिर भी वो मेमोरी में पड़ा हुआ रहेगा, तो मेमोरी का वेस्टेज है। इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर एक प्रोग्राम होता है डॉटनेट का जो गार्बेज कलेक्शन करता है। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा। अब कलेक्शन मतलब क्या होता है? चुनना। पहले मोहल्ला में आता था ना प्लास्टिक बोतल चुनने वाला लोग, तो वही इसका काम है। तो जैसे ही डॉटनेट का प्रोग्राम रन करता है तो वो क्या करता है, उसमें बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर रन करता है, प्रोग्राम रन करता है, इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। और उसका काम ही होता है यही देखना कि कौन कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसका काम खत्म हो गया, आगे इसका कोई काम नहीं है। तो जैसे ही काम खत्म हो तुरंत उसको मेमोरी से क्या करता है? क्लीन कर देता है। ये सब फीचर यहाँ पे मिल जाता है। अभी हम बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट ना करके किस में कन्वर्ट करता है? आईएल में, और आईएल से फिर मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है? सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये किसी भी मशीन पे रन कर सकता है, चाहे उसमें विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, किसी में भी। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा बेनिफिट इसका हो जाता है। फिर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, इसमें लिंक क्यू मिलता है। क्या मिलता है? लिंक क्यू। ये नया चीज आया था शुरुआती दौर में, जब डॉटनेट सी शार्प आया था 2002 में, तो उस समय ये नहीं था, इसको बाद के वर्जन में डाला गया। इसका काम क्या है? इसका काम होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी में इसका यूज होता है। किसका यूज होता है?
आगे हम लोग देखेंगे डेटाबेस भी पढ़ेंगे तो आपका डेटाबेस होता है, यहाँ पे सी शार्प का प्रोग्राम होगा, यहाँ पे डेटा डालेंगे, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस से डेटा निकाल के देख सकते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में इसका काम होता है। तो लिंकिंग का फीचर इसमें मिलता है जिससे इजीली हम डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोग्राम जो सीक्वेंस में रन करता है, उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है सीक्वेंस में रन करता है, एक इंस्ट्रक्शन दूसरा तीसरा चौथा, उसमें फंक्शंस भी होता है कि कोई फंक्शन कॉल हो रहा है जब तक फंक्शन का काम खत्म नहीं तब तक दूसरा कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। लेकिन एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है तो फिर दूसरे जगह कहीं तुम क्लिक नहीं कर सकते। समझ रहे, कोई काम तुम दिया बहुत लंबा ले रहा है टाइम, तो तुम दूसरी जगह कहीं क्लिक नहीं कर सकते, दूसरा कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये एसिंक्रोनस काम कर सकते हो, ये काम हो रहा है कहीं दूसरी जगह क्लिक किया तो बैकग्राउंड में चला गया, दूसरा वाला काम भी साथ ही साथ पैरेलली स्टार्ट हो गया, तो उसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और सबसे मेन चीज होता है रीच सेट ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत सारा कोड जो है वो आपको बना बनाया मिलता है, जिसको सिर्फ आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो बहुत ज्यादा हर चीज के लिए खुद से दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हर चीज के लिए तुमको मैनुअल कोडिंग करने का जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए तुमको स्क्रैच से कोडिंग करने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे कैसे हम लोग देखे बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में क्या था, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कई कोड पहले से करके रखा हुआ, आपको सिर्फ उठाना और लगा लेना है। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट, क्लासेस वगैरह, इंटरफेसेस वगैरह मिलता है जो आपके काम को बहुत आसान कर देता है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। सी शार्प क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जनरल पर्पस है, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर आता है। डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या होता है उसका एक अलग टॉपिक हम बताएंगे, वो बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे कुछ भी पल्ले पड़ेगा तुम लोग को नहीं, ठीक है। इसको बनाने वाला कंपनी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। और इसका जो लीड था बनाने के लिए, जो टीम था, उसका लीड कौन था, एंडर्स हेजलबर्ग, या हेजलबर्ग बोलते हैं, एंडर्स हेजलबर्ग, ठीक है। सी शार्प को बहुत लोग सी हैश बोलता है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, सी शार्प, ठीक है। फीचर्स बता ही दिए क्या क्या है, सिंटैक्स इसका बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपाइल होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ताकि तुम्हारा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन पाए, और इसके अंदर लिंकिंग का फीचर मिलता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का फीचर मिलता है, और रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब बहुत बड़ा इसका बना बनाया लाइब्रेरी मिलेगा, जहां पहले से क्या है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बस आपको उसको क्या करना है, आपको यूज करने सीखना है। उसका क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको फंक्शन को कॉल करना है, तो बहुत सारा काम बहुत इजीली यहाँ पे हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट सेशन, बहुत छोटा सा सेशन दिए, और हम शॉर्ट में बताया कि थ्योरी बहुत ज्यादा ये सब पढ़ के कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे क्या, कि सी शार्प का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है, कि कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो मिनिमम क्या क्या लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है, और इसमें क्या क्या काम होता है, ये लाइन क्यों लिखा हुआ है, ये लाइन क्यों लिखा हुआ है, ये लाइन क्यों लिखा हुआ, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद से फिर कोडिंग अपना शुरू करेंगे। तो हम लोग सी शार्प को उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग को ASP.NET में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सी शार्प बहुत बड़ा लैंग्वेज है, उसको खाली पढ़ने जाओ तो 6 महीना उसी में लग जाएगा, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो जरूरी है, और उतना ही पढ़ना जो हमको आगे ASP.NET में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन जहां देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प प्रोग्राम।